शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मीठे बोल। माँ जी देखिए तो कौन आया है। मंजू ने अपनी सासू माँ के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। कौन आया है बहू? उन्होंने उठकर चश्मा लगाते हुए प्रश्न किया। पहचानिए तो। मंजू ने एक युवक को उनके सामने खड़े करते हुए कहा। दादी जी प्रणाम। वे कुछ कह पाती इससे पूर्व ही उस युवक ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, तू नंदू है? हाँ दादी जी, मैं नंदू। अरे वही तो, बहुत दिन बाद आया है। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? उसे अपने पास बैठाते हुए माँ जी ने कहा। दादी माँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपके आशीर्वाद से नौकरी भी मिल गई है। पढ़ाई समाप्त होते ही मैं नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। सेमेस्टर समाप्त होने पर हफ्ते भर की छुट्टी मिली थी, इसलिए आप सभी से मिलने चला आया। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। सुना बहू, इसे नौकरी मिल गई है। इसका मुंह तो मीठा करा। और हाँ, चाय भी बना लाना। माँ जी के निर्देश अनुसार मंजू रसोई में गई। चाय बनाने के लिए गैस पर पानी रखा, पर मस्तिष्क में अनायास ही वर्षों पूर्व की वह घटना मंडराने लगी, जिसके कारण उसकी जिंदगी में एक सुखद परिवर्तन आ गया था। दिसंबर की हड़काती हुई ठंड वाला दिन था। अनुराग टूर पर गए थे। शमिता और सुवर्णा को स्कूल भेजने के बाद वह रसोई में सुबह का काम निपटा रही थी कि गिरने की आवाज के साथ ही करहाने की आवाज सुनकर वह गैस बंद कर अंदर भागी तो देखा उसकी सासू माँ नीचे गिरी पड़ी है। अलमारी से अपने कपड़े निकालने के क्रम में शायद उनका संतुलन बिगड़ गया था और उनका सर लोहे की अलमारी में चूड़ी रखने के लिए बने भाग से टकरा गया था। उसे तुरंत ही एक कपड़ा उनके माथे पर बांध दिया, लेकिन चोट के कारण माँ जी धीरे धीरे अचेत होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास ऐसा कोई नहीं था जिससे वह सहायता ले पाती। अनुराग के स्थानांतरण के कारण वे 2 महीने पूर्व ही इस कस्बे में आए थे। घर को व्यवस्थित करने तथा बच्चों के एडमिशन के कारण वह इतनी व्यस्त रही कि किसी से जान पहचान ही नहीं हो पाई। घर भी बस्ती से दूर ही मिला था। घर अच्छा लगा इसलिए ले लिया था। 15 वर्ष बड़े शहर में नौकरी के बाद इस छोटे से कस्बे कासिमपुर में पोस्टिंग से अनुराग बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान थे। उनका कहना था कि तुम बच्चों को लेकर यहीं रहो, पर मंजू का मानना था कि वहां भी तो स्कूल होते होंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, सब मैनेज हो जाएगा। दरअसल वह माँ जी के उग्र स्वभाव के कारण छोटे बच्चों को लेकर अलग नहीं रहना चाहती थी।
उनकी चिंता का शीघ्र ही निवारण हो गया। जब उन्हें पता चला कि वहां डीएवी स्कूल की एक ब्रांच है तथा उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। माँ जी के करहाने की आवाज से उसे डर लगा। सारी बातों से ध्यान हटाकर उसने सोचा, टेलीफोन कर एम्बुलेंस को बुलवाए। टेलीफोन उठाया तो वह डेड था। उस समय मोबाइल तो क्या, हर घर में टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। अगर थे भी तो वे लाइन की गड़बड़ी के कारण अक्सर बंद ही रहते थे। अगर चलते भी थे तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती थी। एसटीडी करने के लिए कॉल बुक करनी पड़ती थी। अर्जेंट कॉल भी कभी कभी 1-2 घंटे का समय ले लिया करते थे। माँ जी की हालत देखकर उस दिन जिस तरह से वह स्वयं को लाचार व बेबस महसूस कर रही थी, वैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। आत्मनिर्भरता उसमें कूट कूट कर भरी थी। वह एक कंपनी में सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। विवाह के पूर्व तथा पश्चात भी उसने कार्य जारी रखा था। अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी डोरबेल बजी। माँ जी को वहीं लेटाकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने शामू को देखकर संतोष की सांस लेते हुए उससे कहा, तू जरा माँ जी के पास जाकर बैठ, उनके माथे को दबाकर रख, मैं तब तक गाड़ी निकालती हूँ। क्या हुआ माँ जी को? चिंतित स्वर में शामू ने पूछा। वो गिर गई हैं, प्लीज मेरी मदद कर। लेकिन वह उसका प्रस्ताव सुनकर हड़बड़ा गया था। मैं तेरी हिचकिचाहट समझ सकती हूँ, पर इस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं है। प्लीज मदद कर। मंजू की आवाज में दयनीयता आ गई थी। वह माँ जी की छुआछूत के बारे में जानती थी, पर इस समय शामू की सहायता लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं था। यह तो गनीमत थी कि उसे कार चलानी आती थी। अब वह अकेली नहीं थी, शामू भी साथ में था। उसने शामू की सहायता से माँ जी को गाड़ी में लेटाया तथा ताला बंद कर बच्चों के नाम एक स्लिप छोड़कर ड्राइव करने ही वाली थी कि शामू ने स्वयं ही कहा, मेम साहब हम भी चले क्या? तुझे तो चलना ही होगा। यहाँ जो भी अच्छा अस्पताल हो वहां लेकर चल, और हाँ, माँ जी को पकड़ कर बैठना। हड़बड़ी में वह उसे बैठने के लिए कहना भूल गई थी। वैसे भी एक से भले दो, ना जाने कब क्या जरूरत आ जाए। नई जगह भागदौड़ के लिए एक आदमी का साथ रहेगा तो अच्छा है। माँ जी अचेत हो गई थी और साथ में उन्हें ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज की भी शिकायत थी। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। पहुंचते ही उन्हें एडमिट कर दिया गया। घाव के टाँके लगाने के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाने लगा। तब उसकी घबराहट देखकर शामू ने उसे दिलासा देते हुए बोला,
मेम साहब धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भी वह सहज नहीं हो पा रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ छलक रही थी। तभी सिस्टर ने आकर कहा, चोट लगने से मरीज को ब्लड देने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो कोई ब्लड बैंक नहीं है, इसके लिए शहर जाना पड़ेगा, पर इसमें शायद देर हो जाए। सिस्टर आप कुछ भी कीजिए, पर माँ जी को बचा लीजिए। मंजू के स्वर में विवशता आ गई थी। अनुराग की बहुत याद आ रही थी। काश उनकी बात मानकर यहाँ ना आती तो शायद यह सब झेलना नहीं पड़ता। आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा, स्थिति गंभीर है। आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, पर माँ जी को बचा लीजिए। मेरा भी डॉक्टर साहब, शामू ने कहा। आखिर शामू का ब्लड ग्रुप माँ जी के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। मंजू से स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। भरे मन से उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा न था। माँ जी को जब शामू का खून चढ़ाया जा रहा था तब वह सोच रही थी, जिस आदमी को माँ जी सदा हीन और अछूत समझकर उसका तिरस्कार करती थी, वही आज उनके प्राणों का रक्षक बन गया है। घर में बेडरूम से अटैच बाथरूम को धोने के लिए ड्राइंग रूम को पार करते हुए बेडरूम में घुसकर ही बाथरूम जाया जा सकता था। 3 बेडरूम का मकान होने के कारण अलग से पूजा घर नहीं बन पाए थे। स्टोर में ही मंदिर रखकर पूजा घर बना लिया था, पर स्टोर भी इतना बड़ा नहीं था तथा हवादार नहीं था कि उसमें इंसान 2 घंटे बैठकर पूजा कर पाए। वैसे भी सुबह कई बार उसे स्वयं कोई न कोई काम से सामान निकालने स्टोर रूम जाना ही पड़ता था, जिससे माँ जी की पूजा में विघ्न पड़ता था। माँ जी ऐसी ढकोसलेबाजी में कुछ ज्यादा ही विश्वास करती थी, इसलिए आरती करके वो बेडरूम में ही कुर्सी डालकर पूजा किया करती थी। जिस समय शामू सफाई करने आता वही उनका पूजा का समय रहता था। कई बार उससे उस समय आने के लिए मना किया, पर उसका कहना था 9 से 5 बजे तक मेरी नगर निगम के ऑफिस में ड्यूटी रहती है। यदि इस समय सफाई नहीं कर पाया तो शाम 5 बजे के बाद ही आ पाऊंगा। मजबूरी के चलते उसका आना उसी समय होता था। उसके आते ही माँ जी उसे हिक्कार की नजर से देखते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक ढक लेती थी तथा उसके जाते ही जहां जहां से उसके गुजरने की संभावना होती, पोछा लग जाने के बाद फिर पोछा लगवाती और गंगा जल डालकर उस स्थान को पवित्र करने का प्रयास करते हुए यह कहने से बाज नहीं आती थी कि इसने तो मेरी पूजा ही भंग कर दी।
मंजू चाह कर भी नहीं कह पाती थी कुछ भी, कि वह भी तो इंसान है। जैसे अन्य अपना काम करते हैं वैसे ही वह भी अपना काम कर रहा है। अब उसके आने से उनकी पूजा कैसे भंग हो गई? उन्हें समझाना उसके क्या अनुराग के बस में भी नहीं था। वैसे भी वह दो पुत्रियां होने के कारण मंजू उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और घर में छोटी मोटी गलतफहमी तो हो ही जाती है। ऐसे में किसी भी माँ को अपना पुत्र कभी गलत लगता ही नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वह पुत्र नहीं, बहू के कारण हो रहा है। शायद इसी मनोस्थिति के कारण सास बहू में सदा 36 का आंकड़ा रहता है। अपनी इस आक्रोश को जब तक छोटी छोटी बात पर उसे जली कटी सुनाकर निकालती रहती थी, वह तो अभ्यस्त हो चली थी। लेकिन जब वे शमिता और सुवर्णा को अपने आक्रोश का निशाना बनाती, तब उससे सहन नहीं होता था। लेकिन फिर भी घर में अशांति ना हो जाए, या जैसे भी है, अनुराग की मां है सोचकर वह अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करती थी। लेकिन शमिता और सुवर्णा चुप नहीं रहती थी। यही कारण था कि उनकी अपनी पोतियों से भी कभी नहीं बना करती थी। शामू तो शामू काम वाली भारती की 5 वर्षीय बेटी कंचन भी यदि गलती से उनको छू जाती तो उसे भी वह कोसने से नहीं चूकती थी। तुरंत साड़ी बदलती। काम वाली के धोए हुए बर्तन वे फिर से पानी से इसलिए धुलवाती कि कहीं उसने अच्छे से साफ ना किया हो। मंजू को व्यर्थ के बड़े इन कामों के कारण कभी कभी मन में आक्रोश से भर उठाता था, पर घर की सुख शांति के लिए संयम बरतना उसकी मजबूरी थी। वह जानती थी कि अनुराग को भी यह सब पसंद नहीं है, पर मां के उग्र स्वभाव के कारण वे भी चुप रहते थे। कभी वे कुछ कहने का प्रयास करते तो तुरंत कहती, हम सरयू पारीय ब्राह्मण हैं, तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं। आज अगर तुम्हारे पिताजी होते, तुम्हारे घर का दाना पानी भी ग्रहण नहीं करते। प्रकृति मुझे न जाने किन पापों की सजा दे रही है। इसके साथ ही उनका रोना भी प्रारंभ हो जाता। अनुराग के पिताजी गांव के मंदिर में पुजारी थे। 4 पीढ़ियों से चला आ रहा यह व्यवसाय उन्हें विरासत में मिला था। प्रकांड विद्वान होने के कारण आसपास के अनेक गांवों में उनकी बेहद ही प्रतिष्ठा थी। दान स्वरूप प्रचुर मात्रा में मिले धन के कारण धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पुरखों की जमीन अलग से धन की वर्षा करती रहती थी। एक दिन वे सोए तो ऐसे सोए कि उठ ही नहीं पाए। अनुराग परिवार में सबसे बड़े थे। दोनों भाई
बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोई भी भाई अपने परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय यानी पंडिताई तथा खेती बाड़ी अपनाने को तैयार नहीं था। इसलिए सब कुछ बेचकर तथा खेती को पटाई में देकर वे माँ को लेकर चले आए थे। उस समय शमिता 2 वर्ष की थी। उसके कारण सर्विस में भी समस्या आने लगी थी। माँ जी के आने से उसे लगा अब शमिता को संभालने में आसानी होगी, पर हुआ विपरीत। दम्भी और उग्र स्वभाव के होने के साथ उनकी टोका टाकी तथा छुआछूत की आदत के कारण कभी कभी उसे लगता था कि उसका सांस लेना दूभर हो गया है। इसके साथ उनका एक ही जुमला दोहराना कि हम सरयू परिये ब्राह्मण हैं, तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं, उसे अपराध बोध से जकड़ने लगा था। गलती शायद उनकी भी नहीं थी। बचपन से जो जिस माहौल में पला बढ़ा हो, उसके लिए इन सबको एकाएक छोड़ पाना संभव ही नहीं है। इन हालात में घर संभालना ही कठिन हो रहा था। इसलिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 3 दिन तक माँ जी को आईसीयू में रखा गया। दवाओं के बावजूद वे स्टेबल नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर इस चिंता में थे कि कहीं इसका कारण उनको दिया गया खून तो नहीं है। शायद उनका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शामू लगातार मंजू को देखने आता रहा। जब वह घर जाती तब वह उसके पास बैठा रहता। शमिता और सुवर्णा की परीक्षाएं चल रही थी। अंतिम 2 पेपर बाकी थे, इसलिए वे भी उसके पास ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही थी। सच तो यह है कि शामू के कारण वह संकट की इस घड़ी को आसानी से पार कर गई थी। अनुराग भी सूचना पाकर शीघ्र घर लौट आए थे। आखिर 5वें दिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार आना प्रारंभ हुआ। तब चैन आया। माँ जी को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसी दिन शमिता और सुवर्णा के पेपर समाप्त हो गए थे। वे भी माँ जी से मिलने आई थी। उसी समय शामू भी माँ जी का हालचाल लेने पहुंच गया। उसे देखते ही शमिता ने माँ जी की ओर देखते हुए कहा, दादी, शामू की सहायता से ही मम्मा आपको अस्पताल तक लेकर आ पाई। क्या इसने मुझे छुआ? माँ जी ने हकबका कर कहा। दादी, शामू ने छुआ ही नहीं, आपको अपना खून भी दिया, सुवर्णा ने कहा। क्या कहा तूने? इसका खून मुझे चढ़ाया गया? हाँ दादी, अगर यह नहीं होता तो आपको खून नहीं मिल पाता। इसका खून
मुझे क्यों चढ़ाने दिए? इससे तो अच्छा मुझे मर जाने देते। माँ जी ने लगभग रुआंसे स्वर में कहा। यह सुनकर शामू ने सर झुका दिया तथा बिना कुछ कहे चला गया। माँ, मेरी अनुपस्थिति में इसी ने तुम्हारी सेवा की। जो काम मुझे करना चाहिए वह इसने किया। इसका हमसे कोई संबंध नहीं है तो सिर्फ इंसानियत का। और तुम इसे गलत समझ रही हो। तुम्हें इसके खून से परहेज है क्योंकि तुम्हारी नजरों में वह नीच जाति का है। पर मां, खून तो खून ही है। इसका धर्म और जाति से भी भला क्या वास्ता। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा खून इससे कैसे मेल खाता? मां, हर इंसान का खून एक जैसा है। हम इंसानों ने भी कभी कार्य, कभी जाति तो कभी धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांट दिया है। मां, यह शामू का नहीं, उस जैसे अनेक लोगों का दोष है कि उन्होंने एक सवर्ण के घर में नहीं बल्कि तथाकथित निम्न वर्ण में जन्म लिया। मां, वह छोटा नहीं, हमसे बड़ा है। जहां हम अपनी गंदगी स्वयं साफ करने में झिझकते हैं, वहीं इन्हें उसे साफ करने में कोई संकोच नहीं होता। जरा सोचो मां, अगर यह भी हमारी तरह गंदगी को साफ करने से मना कर दे तो क्या यह दुनिया रहने लायक रह पाएगी? अनुराग उनकी बातों को सुनकर चुप न रह पाए तथा उन्हें समझाते हुए कहा। अनुराग की बात सुनकर आशा के विपरीत वे कुछ नहीं बोली, पर उनकी मुखमुद्रा से स्पष्ट लग रहा था कि वे कुछ सोच रही हैं। शायद पुत्र की बात आज उन्हें सही लग रही थी, पर वो चाह कर भी दिल की बात जुबां पर नहीं ला पा रही थी। नहीं कह पा रही थी कि तू ठीक कह रहा है बेटा। आज तक व्यर्थ ही मैंने इन ढकोसलों में पड़ा रहना सही समझा। मैं भूल गई थी, कार्य ही इंसान को महान बनाता है। कैसे हैं माँ जी आप? डॉक्टर ने अंदर प्रवेश करते हुए पूछा। अब ठीक हूं, तुमने बचा लिया, वरना, माँ जी ने चौंकते हुए कहा। माँ जी, मुझे नहीं, अपनी बहू और शामू को धन्यवाद दीजिए। यदि ये समय पर आपको यहाँ नहीं ला पाते या शामू अपना खून न देता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, डॉक्टर विनय ने उनसे कहा। माँ जी सोच रही थी कि डॉक्टर सच ही कह रहे हैं। मंजू, जिसे पुत्र न दे पाने के लिए वे सदा कोसती रही, आज उसी ने बेटा बनकर उनकी सेवा की तथा जिस शामू को सदा हिक्कार की नजर से देखती रही, उसी ने खून देकर उनकी जान बचाई। दूसरे दिन वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। शामू अपने नियत समय पर काम करने आया।
उसे देखकर पलंग पर लेटी माँ जी ने कहा, हाँ बेटा, इधर आ मेरे पास। नहीं माँ जी, कहाँ आप और कहाँ हम। अपने पास बुलाकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। वह तो मेम साहब अकेली परेशान हो रही थी, इसलिए हमें आपको छूना पड़ा, वरना कहकर वह चला गया। आशा के विपरीत माँ का श्यामू के प्रति सद्व्यवहार देखकर सभी हतप्रभ रह गए, किंतु श्यामू की प्रतिक्रिया सुनकर मेरे मन में मंथन चलने लगा। सदियों से चले आ रहे इस भेदभाव को मिटाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब तक अशिक्षा रहेगी तब तक जाति पाति की इस खाई को पाट पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। श्यामू जैसे लोग सदा हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे तथा जब तक हीन भावना रहेगी उनका उत्थान नहीं हो पाएगा। उनकी इस हीनता को आरक्षण द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा द्वारा ही समाज में जागृति पैदा कर दूर किया जा सकता है। दूसरे दिन से माँ जी के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। भारती उनके कमरे में सफाई के लिए गई तो उससे उन्होंने कहा, भारती, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। भारती को अपने ओर आश्चर्य से देखते देख बोली, अरे ऐसे क्या देख रही है? मैंने कहा एक गिलास पानी ले आ। अभी लाई माँ जी। तेरी बेटी कंचन क्या कर रही है? पानी पीकर ग्लास पकड़ाते हुए कहा, क्या करेगी माँ जी? पढ़ना चाहती है पर हम गरीबों के पास पैसा कहाँ। लड़के को तो उसके बापू ने स्कूल में डाल दिया, पर इसको स्कूल में डालने के लिए कहा तो कहता है लड़की है, इस पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। लड़की है तो क्या हुआ, अगर यह पढ़ना चाहेगी तो इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगी। सच माँ जी? हाँ भारती, एक लड़की का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह अपने बच्चे की पहली शिक्षक होती है। अगर वह पढ़ी लिखी होगी तभी वह अपने बच्चे को उचित संस्कार दे पाएगी। हम सभी माँ जी में आते परिवर्तन को देखकर अति प्रसन्न थे। उनकी टोका टाकी कम होने से शमिता और सुवर्णा भी काफी प्रसन्न थी। स्कूल से आने के बाद वे अपना काफी समय दादी के साथ बिताने लगी थी। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने मंजू से भी कहा, मंजू, अगर तू कोई काम करना चाहती है तो कर ले, घर मैं देख लूंगी, भारती तो है ही। ठीक है माँ जी, प्रयत्न करती हूँ। श्यामू से भी अब वे सहजता से बातें करने लगी थी। एक दिन श्यामू खुशी खुशी घर आया। बोला, मेम साहब, मैं दादा बन गया। तो माँ जी ने उसके हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा, जा मोहल्ले में मिठाई बंटवा देना। उसके जाने के पश्चात मंजू को 500 रुपए देते हुए
सासू माँ ने कहा, बहू, इन रुपयों से बच्चे के लिए कपड़े ले आना। एक दिन उन्होंने अनुराग से कहा, बेटा, शामू के लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाई, पर सोचती हूँ उसके पोते के लिए ही कुछ करूं। आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊं। इसका दाखिला भी किसी ऐसे वैसे स्कूल में नहीं, बल्कि अच्छे स्कूल में हो, तथा तुम स्वयं समय समय पर ध्यान दो। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। पर क्या बेटा? तू सोच रहा होगा मेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया। बेटा, मानव मन जितना चंचल है उतना ही परिवर्तनशील। उस दिन की घटना के बाद से मेरे मन में हर दिन उथल पुथल होने लगी है। जितना सोचती हूँ उतने ही मुझे अपने कर्म धिक्कारते प्रतीत होते हैं। जिस बहू को सदा नकारती रही, उसने मेरी बेटी की तरह सेवा की। शामू, जिसे सदा तिरस्कृत करती रही, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना खून तक दे दिया। और जिन नातिनों को लड़की होने के कारण कभी प्यार के लायक नहीं समझा, उन्होंने मेरा प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अपनी मानसिकता के कारण उनके निस्वार्थ प्यार को नकारती रही। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ बेटा। तुमने ठीक कहा था बेटा, सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं। हम स्वयं ही अपनी सोच के अनुसार उन्हें अच्छा या बुरा, ऊंच या नीच मान बैठते हैं। मेरे मन में आजकल कबीर दास जी की वाणी रह रहकर गूंजने लगी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वास्तव में जीव मात्र से प्रेम करना तथा अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाना ही इंसानियत है। जब से मुझे मानव धर्म समझ में आया, तब से मैं मन ही मन निश्चय किया कि मैं स्वयं को बदलने का और बदलाव लाने का प्रयत्न करूंगी। व्यर्थ के रीति रिवाज या ढकोसलों को, जिनकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचता है, अपने मन से निकालने का प्रयत्न करूंगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कंचन की पढ़ाई का खर्चा देने की बात तो तुमसे बिना पूछे मैंने कर दी। एक नेक काम और, अगर तुम ठीक समझो तो, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें ही मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम आपके साथ और आशीर्वाद की सदा आवश्यकता रहेगी, पर इतना अवश्य विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, अनुराग ने कहा। चाय के उबलते पानी की आवाज ने मंजू के विचारों के भंवर में विघ्न डालकर उसे अतीत से वर्तमान मिला दिया। विचारों को झटक कर शीघ्रता से नाश्ता निकाला। चाय बनाकर
कप में डाली तथा कमरे की ओर चल दी। माँ जी को नंदू को अपने हाथों से मिठाई खिलाते देखकर वह सोच रही थी, रिश्ते खून के नहीं, दिल के भी होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इतने वर्षों बाद हम सब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। कासिमपुर में तो हम सिर्फ 5 वर्ष ही रहे। पहले पत्रों के जरिए तथा बाद में मोबाइल के जरिए आपस में जुड़े रहे। पिछले महीने ही कंचन का विवाह हुआ। हम सभी गए थे। हमें देखकर भारती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कंचन और उसका पति विक्रम एक स्कूल में अध्यापक हैं। शामू तो नहीं रहा, पर उसके पोते नंदू के जरिए उस परिवार से भी हम सब जुड़े रहे। पिछले वर्ष जब शमिता का विवाह हुआ तो भारती और कंचन के साथ नंदू के माता पिता ने विवाह की तैयारी में काफी मदद की। शमिता जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं सुवर्णा मेडिकल के अंतिम वर्ष में। आज माँ जी दोनों की प्रशंसा करते हुए अघाती नहीं है। दोनों ही उनकी बहुत प्रिय है। माँ जी ने जो निश्चय किया उसे क्रियान्वित भी किया। लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान अड़ियल या जिद्दी हो जाता है, पर माँ जी ने यह सिद्ध कर दिया। अगर इंसान चाहे तो हर उम्र में स्वयं को बदल सकता है, पर इसके लिए उसे अपने झूठे अहंकार को त्याग कर प्यार के मीठे बोलों को अपनाना पड़ेगा।